तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। लद्दाख में जम चुकी पैंगोंग झील पर एक बार फिर हाफ मैराथन आयोजित हुई, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस हाफ मैराथन का आयोजन लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूक करने और हिमालय को बचाने का संदेश देने के मकसद से किया गया। ये दौड़ और रिकॉर्ड इसीलिए भी खास है क्योंकि लद्दाख में अभी तापमान 0 से काफी नीचे है। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में रामायण पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। पेंटिंग को चित्रकार ईश्वरी रावल ने बनाया है। उन्होंने राम की बारात और उनके वनवास जाने की घटनाओं को इसमें दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा हनुमान की लंका यात्रा पर भी पेंटिंग बनाई गई है। राजस्थान के चूरू में 75 जोड़ों की सामूहिक शादी करवाई गई। खास बात ये रही कि इनकी बारात एक साथ ऊंट, हाथी और घोड़ों पर निकली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी वहां मौजूद रहे। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सृजन सेवा ट्रस्ट की तरफ से किया गया। इस मौके पर पंचायत की ओर से दूल्हे और दुल्हन को शादी का प्रमाण पत्र और तोहफे भी सौंपे गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में किसान की बेटी जज बन गई। दरअसल सिविल जज के लिए आयोजित हुई परीक्षा में निशा कुशवाहा सफल रहीं। ये खबर मिलने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। निशा ने साल 2019 में एलएलबी की परीक्षा पास की थी। वो पूरे मध्य प्रदेश में टॉपर रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक बाइक को पीछे से दूसरी बाइक ने टक्कर मारी। हादसे में 3 छात्र जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये छात्र परीक्षा देने जा रहे थे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खराब ड्राइविंग की खतरे से जुड़ी हुई है। दुनिया में सड़क हादसे के मामले में भारत नंबर 1 है। हादसों में सबसे ज्यादा मौत भी भारत में ही होती है। लेकिन अब एक नई स्टडी के मुताबिक दुनिया के ऐसे देश जहां सबसे खराब ड्राइविंग होती है या सबसे खराब ड्राइवर्स होते हैं, उनमें भारत भी शामिल है। यानी कि गाड़ी चलाने के मामले में हम अनाड़ी तो नहीं, लेकिन बेहद लापरवाह है। ये लापरवाही महंगी पड़ती है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों को अगर रोकना है तो जरूरी है कि इस मुद्दे पर हॉर्न बजाया जाए। गाना गाकर प्यार से समझाइए, चाहे डराने के लिए सख्ती दिखाइए। सड़क पर हम हिंदुस्तानियों को हौले हौले, आराम से और संभल कर ड्राइव करने की नसीहत समझ नहीं आती। सड़क पर सबसे आगे निकलने की रेस में हमने खराब ड्राइविंग की ऐसी मिसाल कायम की है कि दुनिया में हमारी चर्चा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा खराब ड्राइवर्स हैं। यकीनन ये तमगा ऐसा नहीं जिसे गर्व के साथ गले में लटकाया जाए, बल्कि ये गंभीरता से सोचने वाली बात है क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि सड़क हादसे और हादसों में होने वाली मौत के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए जरूरी है कि खराब ड्राइविंग के खतरे पर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि ड्राइविंग को लेकर एक बीमा कंपनी की तरफ से करवाए गए सर्वे में भारत कहाँ है। 50 देशों में स्टडी के बाद अच्छी और खराब ड्राइविंग की लिस्ट बनाई गई। खराब ड्राइवर्स वाले देशों की लिस्ट में भारत नंबर 4 पर है, थाईलैंड नंबर 1, पेरू नंबर 2 और लेबनान नंबर 3 पर है। अच्छे ड्राइवर्स की लिस्ट में नंबर 1 जापान है। यूरोप के नीदरलैंड और नॉर्वे का नंबर जापान के बाद है। लेकिन चिंता की बात है कि भारत अच्छी नहीं बल्कि खराब ड्राइविंग लिस्ट में टॉप देशों के साथ है। देश में ऐसे कई मेट्रो सिटीज हैं जहां पर ट्रैफिक की वजह से हर रोज हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण एक तो छोटी जगहें होती हैं या फिर रैश ड्राइविंग होती है। गाड़ी चला रहे शख्स को कितनी ड्राइविंग आती है इसे तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन कई फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि किसी देश में ड्राइविंग ठीक है या खराब। मसलन ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों की जानकारी है कि नहीं और सड़क पर सुरक्षा कैसी है। स्टडी में स्पीड, सड़क की क्वालिटी, सड़क पर होने वाली मौत और खून में अल्कोहल का लेवल जैसे फैक्टर्स पर गौर किया गया, जिस पर भारत के ड्राइवर्स खरे नहीं उतरे।
और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि आए दिन सड़कों पर हम एक दूसरे से होड़ लेने वाले ड्राइवर्स को देखते हैं। आमतौर पर लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर गंभीर नहीं। सड़कों की स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि जापान जैसे देशों से मुकाबला कर पाए, और इसलिए भारत के ड्राइवर्स दुनिया के सबसे ज्यादा खराब ड्राइवर्स में शामिल हैं। लेकिन इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है। कम से कम अपने स्तर पर हम सावधानी बरत सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए अल्कोहल को न कह सकते हैं, दूसरों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं और खुद अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने करीबियों के लिए सावधानी वाला हॉर्न भी बजा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 4 लाख सड़क हादसे होते हैं। ऐसे हादसों में मरने वालों की संख्या हर साल करीब 1.5 लाख है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जब कोई गाड़ी पर घर से निकलता है तो उसके परिवार को उम्मीद होती है कि वो सही सलामत घर वापस आएगा। इसलिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। रोड सेफ्टी मुहिम चलाने वाली संस्था अराइव सेफ के प्रेसिडेंट हरमन सिंह सिद्धू से हमने बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी चिन्ह मामले पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही शिंदे और उद्धव दोनों गुटों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अब इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनके मुताबिक कांग्रेस सभी दलों से बातचीत कर रही है। वहीं बीजेपी ने खड़गे के बयान को मजाक करार दिया और कहा कि 2024 में कांग्रेस की सीटें अभी से घटकर आधी भी नहीं रहेंगी। केरल हाईकोर्ट ने अब क्षेत्रीय भाषा में भी अपने फैसले छापने शुरू कर दिए हैं। ऐसा करने वाली वो देश की पहली हाईकोर्ट है। मलयालम भाषा वाली कोर्ट की 2 जजमेंट अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब का दिल्ली में विमोचन किया। इस किताब का नाम मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स है। इसकी लॉन्चिंग के मौके पर नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे देश की छवि बदल गई। सूरत एयरपोर्ट पर लावारिस हालत में 68 लाख रुपए के सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए। बताया गया कि ये सोने के बिस्किट लगेज ट्रॉली में रखे मोबाइल के कवर से मिले। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में सरकार चला रहे महागठबंधन में अंदर खाने जबरदस्त तनातनी के संकेत हैं। आरजेडी इस बात को लेकर निश्चिंत है कि जल्दी ही नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद सौंप देंगे। उधर जेडीयू में इस फैसले पर पूरी सहमति नजर नहीं आती और यही सियासी घमासान की वजह है। अब ऐसे में नीतीश क्या करें, ये लाख टके का सवाल है। फागुन की बयार का असर कहिए या तेजस्वी और तेज प्रताप का मस्त मौला अंदाज, जिस समय बिहार की सियासत का पारा हाई है, दोनों भाई बेहद कूल दिखने की कोशिश करते रहे। बड़े भैया तेज प्रताप साइकिल से दफ्तर के लिए निकले तो छोटे भाई तेजस्वी एक्ट्रेस नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलते नजर आए। यूं तो तेज प्रताप बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री हैं, इस लिहाज से साइकिल चलाते दिखना संदेश देने के लिए अच्छा है, पर जो संदेश वो देना चाहते हैं उसका धरती के पर्यावरण से कम और सियासी मौसम से ज्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। वजह रहा उनका सपना। तेज प्रताप ने बताया कि बीती रात उन्हें सपने में मुलायम दिखे तो वो साइकिल लेकर सड़क पर उतर गए। गनीमत थी टोपी का रंग नहीं बदला। 9:30 बजे सुबह में मैंने सपना देखा और सपने में नेताजी आए थे, मुलायम सिंह जी।
तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की और कि आज हमारे मन में आया कि आज चलते हैं साइकिल से, इससे पर्यावरण भी बचा रहेगा। और सपने में मेरे नेताजी ने खुद मेरे साथ साइकिल चलाया, इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तेजस्वी यादव ने भी अपना कूल अंदाज ट्वीट किया। नीतू चंद्रा के साथ बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो शेयर किया और लिखा कि जीवन में खेल के महत्व को कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि खेल का व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व और टीम भावना से कनेक्शन है। लेकिन असली खेल तो बिहार के नेतृत्व को लेकर हो रहा है। यहाँ व्यक्तित्व, चरित्र और टीम भावना सब दांव पर है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ऐसे सवालों से सियासत गर्म है और महागठबंधन में तनातनी है। एक दिन पहले ही आरजेडी विधायक ने महागठबंधन की टीम भावना की अग्नि परीक्षा ले ली। कह दिया कि होली के बाद तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फागुन के बाद, फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है और कहीं से हमको कोई शक नहीं हो रहा है। असल में नीतीश भी कह चुके थे कि 2025 में तेजस्वी नेतृत्व करेंगे, पर इससे उनकी अपनी पार्टी में फूट पड़ गई। फिर डैमेज कंट्रोल किया नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र जेडीयू के ललन सिंह ने। कहा अभी फोकस 2024 पर है, 25 की 25 में देखेंगे। पर जब आरजेडी नेता ने इस मुद्दे पर उतावलापन दिखा दिया, तो अब जेडीयू को जवाब देते नहीं बन रहा। कोई व्यक्ति इस तरह से अपने व्यक्तिगत आकलन का बयान देता है, तो उस व्यक्ति पर ये राजद का शीर्ष नेतृत्व संज्ञान लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक चल रही है और इस तरह के किसी एक व्यक्ति के आकलन से उनके व्यक्तिगत अनुमान को जग जाहिर कर गठबंधन में भ्रम की स्थिति करना ये उचित नहीं है। जेडीयू में तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद देने पर एक मत नहीं है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की बगावत ने दरार और चौड़ी कर दी है, इसलिए नीतीश कुमार आनन फानन में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहेंगे, वरना फायदा विरोधी उठा ले जाएंगे। ये बात तेजस्वी भी समझते हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल जारी है। सर, ये सीएम वाली बात में कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है। सीएम बोली बात सुनते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना, और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। एक बात समझ जाइए, हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए। तेजस्वी अभी पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा ने बिहार की राजनीति के बसंत को जेठ की दोपहरी जैसा बना दिया है। अब नजरें नीतीश कुमार की तरफ हैं। रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उधर बिहार में ताजो तख्त को लेकर तनातनी है, तो इधर उत्तर प्रदेश में एक गाने ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में काबा ये गाना गाकर नेहा सिंह राठौर चर्चा में आई थी, लेकिन कानपुर में बुलडोजर चलाए जाने पर जब उन्होंने यूपी में काबा सीजन 2 गाया तो पुलिस एक्शन में आ गई। नेहा सिंह राठौर को नोटिस जारी किया गया। यूपी में काबा, यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गई। पुलिस दिल्ली आई और नोटिस उनके हाथ में थमाया, जिसमें 7 सवाल पूछे गए। मसलन गाने के वीडियो में आप स्वयं हैं या नहीं, गीत किसने लिखे और इस गीत के अर्थ से समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे आप वाकिफ हैं या नहीं। नेहा से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद कार्रवाई तय होगी। से गंगा भर गईले, टिकठिया का फनोचत कुकुर बिलार बा है बाबा, काबा यूपी में काबा।
यूपी में काबा कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। पुलिस का सीधा कहना है कि नेहा के गीत से समाज का माहौल बिगड़ रहा है, जिसे लेकर नेहा को अब जवाब देना है। यूपी में वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नेहा सिंह राठौर के गाने में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए गए, लेकिन पुलिस की तरफ से नोटिस मिलने पर मामला चर्चा में ज्यादा आ गया है। नेहा का कहना है कि वो वकील से बातचीत के बाद नोटिस का जवाब देंगे। रातों रात भाग करके यहाँ दिल्ली चले आए कानपुर से, इतनी सक्रियता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तो दाद देनी पड़ेगी। फिर सबसे जो बुरा मुझे लगा है उसमें ये लगा है कि मुझे क्रिमिनल टाइप क्यों मुझे देखा जा रहा है। मैंने कौन सा क्राइम किया है? मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखती हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा रखती हूँ, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी मेरे वकील हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो जो भी आगे चीजें होंगी मैं उनसे पूछ करके ही, उनकी सलाह से ही मैं आगे करूंगी, तो मैं डर नहीं रही हूँ। लेकिन आपको बता दें कि जो बवाल नेहा को नोटिस देने के साथ शुरू हुआ, उससे बड़ा तो होना ही था। अखिलेश यादव ने इस मामले में सरकार को घेर लिया। पहले तो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भी सवाल पूछे कि यूपी में काबा, और इस तरह नेहा का मामला सियासी हो गया। नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजी गई है। नोटिस वाली सरकार है। नेहा सिंह राठौर के साथ नोटिस सस्पेंड किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी को भी कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। और चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली की सियासत का रुख कर लेते हैं। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद आखिरकार दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुनी गई है। लंबे सियासी घमासान के बाद अपना मेयर बनाने में कामयाब आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की जीत बताया है। कोई विक्ट्री साइन दिखा रहा है, कोई नई मेयर को मिठाई खिला रहा है, तो कोई उन्हें फूलों की माला पहनाकर बधाई दे रहा है। ये जश्न आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद मेयर चुनाव की वोटिंग में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर मेयर पद जीत लिया है। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली इस मीटिंग में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया, जबकि कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। इस दौरान न कोई विरोध हुआ और न ही किसी तरह की कोई नारेबाजी देखने को मिली। तो शैली ओबरॉय जी मेयर घोषित करते हैं। इस वोटिंग में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। इस तरह से शैली ओबरॉय ने बीजेपी प्रत्याशी को 34 वोटों से हराकर मेयर का चुनाव जीत लिया। मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ओबरॉय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की, उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे, जबकि रिजल्ट 8 दिसंबर को आ गया था। मगर दिल्ली की जनता को उसका नया मेयर तब मिला जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ये अलग बात है कि देरी के लिए दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पर निशाना साधती रही। दिल्ली को मेयर 1 महीने पहले मिल जाना चाहिए था। केजरीवाल जी की हठधर्मी के कारण मैंडेट का दिल्ली के लोगों का अपमान किया। आज भी चुनाव
मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का एक साथ हो रहा है ना। पहले केजरीवाल साहब इसलिए बवाल काटते रहे, इसलिए कटवाते रहे इन लोगों से कि चुनाव एक साथ क्यों हुआ। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो आज क्यों होने दे रहे हैं लोग चुनाव? आज भी तो होने दे रहे हैं। जिस तरीके से दादागिरी करके केंद्र सरकार और एलजी साहब दिल्ली में जबरदस्ती भाजपा की मेयर बनाना चाहते थे, वो दिल्ली वालों ने कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आज ईमानदारी से इलेक्शन हुए, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय 150 वोटों से जीत गई। यानी कि आम आदमी पार्टी का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ नहीं ला पाई। उनका ऑपरेशन लोटस विफल हुआ। आम आदमी पार्टी ने मेयर ही नहीं, डिप्टी मेयर का चुनाव भी आसानी से जीत लिया। उसके उम्मीदवार आले मोहम्मद खान ने बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। यानी आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी जरूरी और अहम खबरें होती है, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबर कहीं छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 927 अंक टूटकर 59,744 पर आ गया। निफ्टी भी 272 अंक नीचे 17,554 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट रही। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार बुधवार को सराफा बाजार में सोना 90 रुपए बढ़कर प्रति 10 ग्राम 56,350 रुपए हो गया। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 56,260 रुपए थी। वहीं चांदी में 113 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया। 1 किलो चांदी का भाव 66,083 रुपए हो गया। भारी भरकम कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल बिकने जा रही है। खबर है कि इसे खरीदने की दौड़ में सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए टोरेंट ग्रुप आगे है। बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की। इसके साथ ही रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। शेयरों में जारी गिरावट के चलते अब अदानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 100 अरब डॉलर से नीचे पहुंच गया। यही नहीं, गौतम अदानी भी अरबपतियों की लिस्ट में लगातार नीचे खिसक रहे हैं। अब वे 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज एक ऐसी नायाब पहल की बात हम करेंगे जो कि रोड सेफ्टी को लेकर है। आमतौर पर कार ड्राइविंग के दौरान कोई हादसा होता है तो कार सवार काफी हद तक महफूज रहते हैं, लेकिन मोटर बाइकर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कारों में तो एयरबैग जैसे कई सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन बाइकर्स के लिए ऐसी सुविधा नहीं। अब इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक स्वीडिश ब्रांड ने अनोखी पहल की है। कंपनी ने एक ऐसी एयरबैग जीन्स लॉन्च की है जो कि हादसे की स्थिति में बाइक राइडर की सेफ्टी यानी सुरक्षा देगी। दरअसल ये एयरबैग जीन्स किसी भी इमरजेंसी में तुरंत अप्लाई होकर राइडर या चालक को सुरक्षा देगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस एयरबैग जीन्स को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है और एयरबैग जीन्स के सेफ्टी फीचर्स क्या है। स्वीडिश ब्रांड मोसाइकिल ने ये जीन्स तैयार की है जो कि एयरबैग फीचर से लैस है। ये जीन्स किसी बाइक हादसे में निचले शरीर को सुरक्षा देती है। हादसे के वक्त बाइक के नीचे गिरने के कुछ सेकंड के अंदर ये जीन्स फूल जाती है। एयरबैग जीन्स एक सामान्य पैंट जैसी होती है, लेकिन इसमें खास फैब्रिक यूज किए गए हैं। पहनने के दौरान ये बेहतर सुरक्षा देने के साथ बॉडी के लिए कंफर्टेबल भी है। अब आपको हम बताते हैं कि एयरबैग जीन्स के क्या खास फीचर्स है और किसी भी बाइक हादसे में ये एयरबैग जीन्स काम कैसे करती है। तो आपको बता दें कि इस एयरबैग जीन्स के में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्ट्रिज दिया गया है। ये कार्ट्रिज रिप्लेसेबल है, यानी कि एक बार यूज होने के बाद इसे रिप्लेस करना होता है। इस जीन्स को पहनने के बाद इसमें दिए स्ट्रिप को बाइक के किसी भी पार्ट से बांधना होता है। इसमें शॉकर, फ्रेम या फुट रेस्ट हो सकता है। दरअसल जीन्स को बाइक से अटैच करने के लिए जिस स्ट्रिप का यूज हो रहा है वो इलास्टिक लेदर की है। बाइक राइडिंग के वक्त सामान्य मूवमेंट में ये अलग नहीं होती, लेकिन जब बाइक राइडर को तेज झटका लगता है तो स्ट्रिप में खिंचाव आता है और एयरबैग एक्टिव हो जाता है। तब एयरबैग का स्ट्रिप खींचकर
अलग हो जाता है और तुरंत जीन्स एक्टिव होकर डिप्लॉय हो जाती है। इस जीन्स को सामान्य जीन्स की तरह ही यूज करते हैं। इस एयरबैग जीन्स को 2 पार्ट में बनाया गया है। पहले पार्ट में एक रेगुलर, स्ट्रेची और वेंटिलेटेड जीन्स है, सिर्फ फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरे पार्ट में एयरबैग मॉड्यूल लगा हुआ है जिसे जीन्स के अंदर प्लेस किया गया है। डिप्लॉयमेंट से पहले इसका मॉड्यूल पूरी तरह हिडन यानी कि छिपा हुआ रहता है। फिलहाल कंपनी का मानना है कि किसी सड़क हादसे को देखते हुए ये एयरबैग जीन्स काफी यूजफुल है। इसकी कीमत $499 यानी कि 41,317 रुपए के करीब होगी। मार्च महीने से ये जीन्स बिक्री के लिए तैयार हो जाएगी। और न्यूज पथ पर आपको बता दें, आगे पब्लिक होर्डिंग पर यूपी से जुड़ी अहम खबर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट बुधवार को पेश किया गया। इस बजट में अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं पर फोकस किया गया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यूपी सरकार ने करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सीएम योगी ने इसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट बताते हुए कहा है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बनाने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना है। वहीं राज्य में आने वाले समय में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 21 करने का लक्ष्य है। वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली में मिलने वाली 50% सब्सिडी को बढ़ाकर अब 100% करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ का बजट तय किया है और 120 करोड़ रुपए गाय संरक्षण केंद्र बनाने के लिए दिए हैं। राज्य में पहली नाइट सफारी लखनऊ में कुकरेल में विकसित की जाएगी। सीएम योगी ने बताया कि राज्य में पिछले 6 वर्षों में एक्सपोर्ट 86,000 करोड़ से बढ़कर 1,60,000 करोड़ पहुंच गया है। बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। सामूहिक विवाह योजना के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की बेटियों की शादी से जुड़ी मैरिज ग्रांट स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राज्य में सड़क और पुल बनाने के लिए योगी सरकार ने 21,159 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि उनकी देखरेख के लिए 6,209 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए 1,525 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले धर्मार्थ मार्ग के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य सरकार ने यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है और नई उत्तर प्रदेश पर्यटन पॉलिसी के तहत अगले 5 साल में 20,000 नई नौकरियां देने की योजना बनाई है। बुजुर्गों और किसानों को पेंशन देने की स्कीम के लिए 7,248 करोड़ का बजट है, जबकि 1,120 करोड़ रुपए दिव्यांग पेंशन योजना के लिए दिए गए हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत कई कार्यक्रमों के लिए सरकार ने 12,631 करोड़ मंजूर किए हैं। और न्यूज पर आप सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज के मुद्दे पर लोगों की हम राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा लोगों के कामकाज से जुड़ा है। कामकाजी लोग हर हफ्ते अपनी छुट्टी का इंतजार करते हैं। कई लोगों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो कई लोग सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन आराम करते हैं। लेकिन अब बात इससे आगे की हो रही है। अब हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम का फॉर्मूला अपनाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। आपको बता दें, दरअसल ब्रिटेन में कई कंपनियों ने सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का ट्रायल किया है। दुनिया की सबसे बड़ी पायलट योजना के तहत किए गए इस ट्रायल के नतीजे आने के बाद इसे सफल घोषित किया गया है। ब्रिटेन में पिछले साल जून से दिसंबर के दौरान किए गए ट्रायल में अलग अलग सेंटर्स की कुल 61 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। ट्रायल में शामिल ज्यादातर कंपनियों ने इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। वहीं ब्रिटेन में कर्मचारियों को भी ये वर्क पॉलिसी खूब पसंद आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में शामिल कंपनियों के कर्मचारियों ने 4 दिनों में औसतन 34 घंटे काम किया। 4 डे वीक ग्लोबल नाम के पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन के करीब 3,000 कर्मचारियों को उसी वेतन पर सप्ताह में 4 दिन काम करने की पेशकश की गई थी, जो उन्हें सप्ताह में 5 दिन काम करने के लिए दिया जाता है। ट्रायल के नतीजों में सामने आया कि इस 4 डे वीक पॉलिसी से ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है।
वहीं ट्रायल में शामिल 71% कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कम थका हुआ महसूस किया, जबकि 39% ने माना कि उन्हें कम तनाव रहा और 48% ने कहा कि वे पहले की तुलना में अपनी जॉब से ज्यादा संतुष्ट रहे। 60% कर्मचारियों ने कहा कि इस पॉलिसी से घर पर काम और जिम्मेदारियों को संतुलित करना आसान रहा। वहीं 73% ने माना कि इससे उनके जीवन में सुकून बढ़ा है। ट्रायल के नतीजों के अनुसार कर्मचारियों की थकान कम हो गई, वे अब पहले से ज्यादा सो पा रहे थे और उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जाहिर है ब्रिटेन में हफ्ते में 4 दिन काम करने का ये आइडिया हिट रहा है। ऐसे में दूसरे देशों में भी इस फॉर्मूले को अपनाने की चर्चा गर्म हो रही है। हमारे देश में इस फॉर्मूले को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सोशल अड्डा में हमने लोगों से जानने की कोशिश की। बात तो बहुत दिन से चल रही है कि 4 दिन वर्किंग हो, 3 दिन छुट्टी हो, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट यूके में हुआ और नतीजे इसके बेहद सक्सेसफुल रहे। 60 कंपनियों ने अपने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और पूरा खत्म होने के बाद 60 में से 56 कंपनीज ने कहा कि वो इस 4 दिन के वर्किंग और 3 दिन के वीक ऑफ के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगी। वहां पर नतीजे बहुत अच्छे मिले। लेकिन भारत में ये कितना पॉसिबल है, यहाँ पर जनता, नई जनरेशन क्या सोचती है, ये हम उनसे जानने की। यूके में ये फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा हर लिहाज से कि 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी। क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा लागू हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि यूके के लोगों को कितना काम करना पड़ रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क जो हमें जनरेट करना पड़ता है उतना अर्न करने के लिए, वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है 5 दिन के वर्क में। जैसे वो अगर 4 दिन में उतना वर्क जनरेट कर रहे हैं तो उनके लिए आसान है, क्योंकि उनके यहाँ वो स्टैंडर्ड सेट है। हमारे यहाँ बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इतना ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करने का है उतने अमाउंट में, तो आप भले इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बट जो लोगों का सेटिस्फैक्शन होता है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आपके काम से। I mean, ये एक वेल नोन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि आपका प्रोडक्टिविटी इट लोअर्स, मतलब वो कम होता जाता है जैसे जैसे आप अपने आप को और ज्यादा ओवरवर्क करते रहते हैं। तो अगर आप वर्किंग उस तरीके से रखेंगे कि आप एडिक्वेट ब्रेक्स, जैसे कि हम देख रहे हैं जापान वगैरह में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जहाँ पे कि वो एम्प्लॉयज को नैप करने के लिए भी स्पेसेस दे रहे हैं। बट इंडिया के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो है कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ एक हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वो कंपटीशन को फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेबिलिटी देखने के लिए इस पॉपुलेशन को फैक्टर इन करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक लोगों के मेंटालिटी में चेंज आना पड़ेगा कहीं ना कहीं थोड़ा, बट बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ऑन अ प्रैक्टिकल स्केल ऑफ अफेयर्स आई फील थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर 4 दिन की वर्किंग के बाद मुझे 3 दिन की छुट्टी जाए, 3 दिन की वीकेंड बहुत बड़ी होती है, प्रोडक्टिविटी तो मेरी बिल्कुल बढ़ेगी। बट मुझे नहीं लगता कि एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में खासकर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाना इतनी जल्दी पॉसिबल है। बाहर वर्क कल्चर अलग है, इंडिया में वर्क कल्चर अलग है, पर अगर हम देखें कि अगर 3 डे ऑफ मिले, हमें वर्क फ्रॉम होम करें अगर हम, तो इंसान की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही जाएगी और वो फैमिली को भी टाइम दे पाएगा अपनी। तो इससे इंसान की अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, जो कि आजकल काफी ज्यादा इशू चल रहा है कि मेंटल हेल्थ का। निकी हेली के बाद अब एक और भारतीय मूल का कारोबारी अमेरिका में लड़ सकता है राष्ट्रपति चुनाव। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका में भारतीय मूल के युवा कारोबारी विवेक रामास्वामी ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। वहां अगले साल 2024 में ये चुनाव होगा। विवेक रामास्वामी महज 37 साल के हैं और उनका जन्म अमेरिका के सिंसिनाटी में हुआ है। उनके पिता केरल से ताल्लुक रखते हैं। विवेक के अलावा भारतीय मूल की ही निकी हेली भी 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। विवेक और निकी दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फ्रांस ने यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए भारत से मदद मांगी। दरअसल रूस पर कई प्रतिबंधों के बावजूद भारत उससे सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है। फ्रांस के राजनयिक सूत्रों का कहना है कि भारत का अपना रुख गुटनिरपेक्ष वाला रहा है और वो रूस के साथ अपने इन्हीं अच्छे संबंधों के जरिए यूक्रेन में शांति बहाली में अहम भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फिर स्वदेश वापसी की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लंदन के डॉक्टरों ने उन्हें ट्रैवल करने की इजाजत दे दी। ख्वाजा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अप्रैल में चुनाव हो रहे हैं।
अमेरिका के सिएटल में जातिगत भेदभाव को बैन कर दिया गया। वो ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया। सिएटल के सदन यानी सिटी काउंसिल में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव को भारतीय मूल की क्षमा सावंत ने रखा, जिसे 1 के मुकाबले 6 मतों से पारित किया गया। तुर्की के माल्टिया में एक पुलिस वाला 8 साल की बच्ची के लिए फरिश्ता साबित हुआ। दरअसल ये बच्ची वहां एक बर्फीले तालाब में गिर गई थी, जिसके बाद इस पुलिस वाले ने बच्ची को तालाब से सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये हादसा उस समय हुआ जब ये बच्ची अपना खिलौना तालाब से निकालने की कोशिश कर रही थी। G20 के नागरिकों को भारत में मिलेगी एक खास सुविधा, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने और समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। G20 देशों के नागरिक अब भारत आने पर UPI के जरिए भुगतान कर पाएंगे। RBI ने इसकी मंजूरी दे दी, यानी अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 19 देशों के नागरिकों को अपनी भारत यात्रा पर यह सुविधा मिलेगी। इससे उन्हें लेन देन में आसानी होगी। खबर है कि WhatsApp अपने यूजर्स के लिए जल्द एक नया फीचर लाएगा, जिसकी मदद से खबरें आसानी से पढ़ी जा सकेंगी। इस नए फीचर का नाम न्यूज लेटर होगा। G20 से जुड़े साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बैठक 19 और 20 अप्रैल को हिमाचल के कांगड़ा में होगी। इसमें भारत समेत अलग अलग देशों के करीब 70 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अश्विन और जडेजा को रैंकिंग में हुआ है फायदा। तो चलिए खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। बुधवार को जारी आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन एक पायदान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंचे, जबकि रविंद्र जडेजा 7 पायदान के फायदे के साथ टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया स्पिनर एस्टन एगर ने टीम का साथ छोड़ दिया। एस्टन अब जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले जोश हेजलवुड और डेविड वार्नर भी भारत दौरे से बाहर हो चुके हैं। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स ने अपने नए कप्तान का ऐलान किया। फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली पर भरोसा जताया। यूपी वॉरियर्स ने हीली को नीलामी में 70 लाख रुपए में साइन किया था। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 10 विकेट से मात दी। साउथ अफ्रीका की महिला गेंदबाजों ने पहले बांग्लादेश को 6 विकेट पर 113 रन ही बनाने दिए। उसके बाद बगैर विकेट खोए सलामी बैटर लॉरा वोलवार्ड्स और टेंजमीन ब्रिड्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी से टीम को 17.5 ओवर में ही 117 रनों के स्कोर तक पहुंचाकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब साउथ अफ्रीका का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा। खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल को लेकर बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्टर कृष्णमचारी श्रीकांत ने कहा कि राहुल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उन्हें रॉल्स रॉयस कहता हूं, लेकिन फिलहाल वो ये कार नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल मानसिक तौर पर थक चुके हैं और उन्हें एक छोटे ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि इससे वो फ्रेश महसूस करेंगे और इसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल धांसू वापसी करें।